सच सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। लोको रनिंग स्टाफ, इसकी पहचान मैं क्या दूं? किसी शायर ने कहा है कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ान की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ान की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिले आसमान की। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या हैं, लेकिन मेरे शब्दों में आप भारतीय रेलवे के कर्मठ, ईमानदार, जानदार, शानदार प्रदर्शन करने वाले, भारतीय रेलवे के आइकॉन, भारतीय देश की अर्थव्यवस्था का बैकबोन और इमेज है रेलवे के, जो हमेशा फ्रंट रनर के रूप में आंधी और तूफान में दिन और रात देश के कोने कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, थार के रेगिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को ट्रेन में बिठा के घुमाने वाले आप ही हैं। वो लोग रनिंग स्टाफ, अगवा दस्ता, जिसकी कोई स्थानी नहीं है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। यूं तो रेलवे को चलाने में 13-14 डिपार्टमेंट अपना योगदान निभाते हैं। बिल्कुल बेशक रेलवे कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से चलती है, लेकिन यह बात भी सच है कि जब कोई यात्री भटिंडा से दिल्ली या श्री गंगानगर के लिए 3 महीने पहले टिकट कटा करके एसी में अपना सीट रिजर्व करा लिया और उस दिसंबर और जनवरी के कड़ाके की ठंड में, उस घने कोहरे में वो अपने परिवार, बाल बच्चों के साथ ट्रेन में बैठ गया, सारे डिपार्टमेंट ने अपना काम कर लिया, टोकन दे दिया, कौशन दे दिया, सिग्नल दे दिया। अब उस पैसेंजर्स के अरमानों को, उसके मंजिल को अंतिम क्षण तक पहुंचाने वाला वन एंड ओनली अगर कोई है तो आगे में इंजन चलाने वाला लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट है। ये 2 व्यक्ति के ऊपर ही हजारों लोगों की जिंदगी और उसका भविष्य निर्भर करता है। क्या इस बात में कोई बेईमानी है? क्या इस बात में कोई शक है? हरगिज नहीं। हम अंतिम क्षण तक कई एक्सीडेंट मैंने सुने हैं, देखे हैं। डीएआर का मैं भी डिफेंस करता हूं। 34 साल मेरे भी रेल में हो गए। 1990 में कोयले के जमाने में मैं रेल में आया था और मेरा भी ये तीसरा ट्रैक्शन है इलेक्ट्रिक। मैंने ऐसे कई एक्सीडेंट को देखा है, पढ़ा है, एनालिसिस किया और डिफेंस किया है कि गाड़ी की टक्कर को बचाने में, अंतिम क्षण तक निर्दोष लोगों को बचाने में, उनके जान माल को बचाने में हमारे लोको पायलट ने गाड़ी रोकने के प्रयास में, यदि वो चाहता तो कूद करके अपनी जान बचा सकता था, लेकिन हरगिज नहीं। वो टक्कर खाया, जिंदगी दे दिया, लेकिन गद्दारी नहीं की। हमारे खून में नहीं है। और एलारसा वैसे ही सिपाहियों का, वैसे ही सैनिकों का संगठन है, जिसके सेनापति यहां मंच पे बैठे हैं, जिसके सेनापति वो रिटायर्ड लोको पायलट, मेल से लेकर पैसेंजर से तमाम लोग यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने ऐसे मिसाल कायम किए हैं। ये एलारसा यूं ही नहीं भारतीय रेलवे पर इतने वर्षों से 1960, 64, 68 से फायरमैन काउंसिल से लेकर आज ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन बनकर भारतीय रेलवे बोर्ड का यूं कहें तो उसके सीने पर एक सुई की तरह चुभता है। रेलवे बोर्ड को एलारसा चुभता है और हम चुभाने का काम करते हैं। इसकी धार इतनी पैनी ऐसे ही नहीं है। बड़े बड़े कारीगर, बड़े बड़े उस्ताद ने अपना सब कुछ दे करके एलारस को यहां तक लाया। एलारसा वाला, एलारसा के लोग पहले अपनी ड्यूटी, अपनी नौकरी, अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो पहले अपनी ड्यूटी करते हैं और जो व्यक्ति ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेगा, जवाबदेही निभाएगा, वो हर कदम पर अपने हक और अधिकार की बात करेगा। चीफ क्रू कंट्रोलर से लेकर सीएलआई साहब से लेकर सीनियर डीजीएम रेलवे बोर्ड तक लड़ेगा। वही काम तो एलारसा करता है। और एलारसा क्या करता है? ये कोई प्रतिबंधित संगठन है? कोई जिहादी संगठन है?
क्या देश की एकता अखंडता में विश्वास नहीं करता है? हमारे नेता संविधान से लेकर सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस, डीए रूल, रेलवे एक्ट, एक्सीडेंट मैनुअल, जीआरएसआर, बात करे कोई आकर के हमारे पास, हमारे लोगों से मुकाबला करे। हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, काम करते हैं। अरे 8-9 डिपार्टमेंट पढ़ते ही तो एक लोको पायलट, पैसेंजर और मेल बनता है। 8-9 डिपार्टमेंट तो हम पढ़ते हैं। एक दिन रात को मालगाड़ी लेकर मैं जा रहा था, सिग्नल ऑफ नहीं था, मैं चिल्ला रहा था। एक स्टेशन मास्टर ने बड़ी जोर से वाकी टाकी पर बोला, अरे क्यों राव साहब, क्यों आप इतना चिल्ला रहे हो, आप ही काम करते हो? हमने कहा यस, लोको पायलट ही जगा रहता है, गाड़ी चलाता है और सारे डिपार्टमेंट की कमियों को, उसके नाकामियों को बोलता रहता है, उठाता रहता है, उजागर करता रहता है, लिखता रहता है, वो सबकी सुराग बताता रहता है कि इसमें क्या कमी है। क्या इसमें भी कोई शक है? तो हम सबसे बुरे हैं, हम सबसे खराब हैं। लोको पायलट सीओआर लिखता है, लोको पायलट ने ट्रैक पे लिख दिया, लोको पायलट ने सिग्नल के बारे में लिख दिया, लोको पायलट ने कोच के बारे में लिख दिया। अरे यार, गाड़ी टक्कर खाएगी, एक्सीडेंट होगी, मैं तो जाऊंगा ही, मेरे साथ पीछे लोग हैं वो भी तो चले जाएंगे। लेकिन अफसोस है, जिस लोको रनिंग स्टाफ पर इतनी बड़ी जवाबदेही है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, क्या उसके साथ आज तक रेलवे बोर्ड ने न्याय किया? असिस्टेंट लोको पायलट, जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसके भरोसे हम 130 की गाड़ी चलाते हैं, जिस कदर हम अपनी पत्नी, अपनी बीवी पर जितना भरोसा करके घर चलाते हैं, हम असिस्टेंट लोको पायलट को उतनी ही इज्जत और उतने ही विश्वास करके हम गाड़ी चलाते हैं। पूछो कैसे? जब कर्व में गाड़ी है और लोको पायलट को सिग्नल दिखाई नहीं पड़ रही है, एक भी बोलता है मास्टर ग्रीन है तो ग्रीन है, रेड है तो रेड है, और हम उस पर भरोसा करके गाड़ी चलाते हैं। क्या उस असिस्टेंट लोको पायलट को आपने ग्रेड पे उसके लायक दिया? क्या आपने उसको रिस्क अलाउंस दिया? एक्सीडेंट होगा, रिमूवल बराबर, सस्पेंशन बराबर, पनिशमेंट बराबर, मेडिकल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, साइको, ये सब बराबर। लेकिन वेतन और भत्ते, इतनी बेईमानी क्यों, इतनी नाइंसाफी क्यों? अरे बीटेक, एमटेक, एलएलबी ग्रेजुएट, एमबीए हमारे पास हैं, इतना सुसज्जित कैडर, इतना सक्षम कैडर लोको रनिंग के पास है, जो इतने डिपार्टमेंट को पढ़ता है। हर 3 साल पे मेडिकल, साइको, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, अरे किसकी है जनाब? बताओ तो। 14 डिपार्टमेंट में बड़े कुछ लोग चैन से नौकरी करते हैं, बड़े अच्छे माहौल में नौकरी करते हैं। ऑफिस का आदमी, और भी कई डिपार्टमेंट में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक लोको रनिंग स्टाफ कॉल मिलने से लेकर, तैयारी से लेकर, साइनिंग ऑन से लेकर साइनिंग ऑफ तक कितनी समस्याओं को झेलता है, कितना टफ ड्यूटी करता है। किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में आपको जाने हैं तो जाने हैं। हम बीमार हैं, घर में कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज है, किसी को ब्लड देना है, छुट्टी नहीं मिलेगी। जब से मैं रेल में पैदा लिया हूं तब से आज तक तो देख रहा हूं पोजीशन टाइट है। अरे यार, ये पोजीशन ढीले कब होंगे? ये ढीला कब होगा? पोजीशन टाइट है। अरे यार, अब 5 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा, करतार सिंह जी रिटायर हो गए, पोजीशन टाइट है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन? एलआरसा। 1900 ग्रेड पे असिस्टेंट लोको पायलट जिम्मेवार कौन? एलआरसा। ट्रैक मेंटेनर, गेटमैन, कीमैन, नो डाउट बहुत ही डेडिकेटेड कैडर है, प्राणों की आहुति लाइन पर देता है। कलेजा छलनी होता है जब कोई ट्रैकमैन रन ओवर होता है। खुदा गवाह है, हम किसी जानवर को भी मरने नहीं देना चाहते हैं, हम उसे हर क्षण बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं या तो उनकी लापरवाही या रेलवे की सिस्टम की लापरवाही, या यदा न कदा हो सकता है हमारी भी कोई गलती से हमारा एक भाई रन ओवर हो जाता है, उसको आपने रिस्क अलाउंस दिया, नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छी बात है। आप उसको, उसका जो भत्ता आप दे रहे हो, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे असिस्टेंट लोको पायलट ने कौन सा गुनाह कर दिया कि उसे 500 रुपए रिस्क अलाउंस नहीं मिलेंगे?
यही बात मैंने दिल्ली में 19 फरवरी 19 को प्रदर्शन के दौरान रघुवैया जी को बोल दिया। बड़ी नागवार लगा। प्रसाद साहब मुझे बहुजोर डांटे, अरे यार इतनी सच तुम उनके मुंह पर क्यों बोल रहे हो, तुम मंच से नीचे उतर जाओ। मेरे गार्जियन थे, अभिभावक थे, मैं उतर गया। क्या आज तक 19 से लेकर 25 आ गए, कई कमेटियां बनी, क्या असिस्टेंट को उसका वाजिब हक मिला? नहीं मिला। जब हम लोग हड़ताल की नोटिस 2011 में देव साहब, प्रसाद जी, ये सारे मौनी साहब, सारे लोगों ने मिलकर दिया, तो बीच में आरएलसी को घुसा दिया। ये आरएलसी आ गया बीच में, आरएलसी सेंट्रल काउंसिलेशन कराया। हमने नहीं देखा आज तक कोई काउंसिलेशन जिसके लास्ट में यह नहीं लिखा हो इंड्स विथ फेलियर। क्यों देव साहब मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने भी बहुत से आरएलसी का काउंसिलेशन देखा है, इंड्स विथ फेलियर, लेकिन एक काउंसिलेशन जो है वो काबिले तारीफ है। चेन्नई में जो कहा कि लोको पायलट को इंटेंसिव कैटेगरी घोषित करो, उसकी ड्यूटी इंटेंसिव होनी चाहिए, वो चेन्नई के आरएलसी का जजमेंट था। उसके खिलाफ रेलवे हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने भी नहीं माना, बोला करेक्ट जजमेंट किया आरएलसी ने, ये इंटेंसिव गहन श्रेणी का घोषित होना चाहिए, कंटिन्यूअस श्रेणी में अब इसकी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। जब हमारा नेचर ऑफ जॉब का एनालिसिस किया गया, जब हमारा कंसंट्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखा गया, तो कहा नहीं इनकी ड्यूटी लिमिट करो। तो बोला भाई 8 घंटे लिमिट करने होंगे, तो बोला जैसे भी करो लेकिन करो। हाई कोर्ट में नहीं माना, वो सुप्रीम कोर्ट में है। फिर से जॉब एनालिसिस का ऑर्डर हुआ, एलारसा ने छोड़ा नहीं है। और जब हमारी ड्यूटी जब हमारी ड्यूटी इस कदर की है, तो फिर हमारा वाजिब हक क्यों नहीं? अरे नॉन रनिंग स्टाफ 4200, 4800, 5400, 5600 पे चले गए, जो एक अच्छे माहौल में काम करता है, जिसका इन्वायरमेंट बहुत कंफर्टेबल है, वो बिजली, पानी, पंखा, कूलर उसमें रहता है, घड़ी 8 घंटे हुई चल दिया। कंट्रोलर साहब पर मेरा वो रिसर्च है, अरे ड्राइवर साहब बंचिंग है, आपको 11 घंटे ड्यूटी करने पड़ेंगे। मोहम्मद मिल गया 11 घंटे, क्या भाई? तो लाइन फंसी हुई है, बंचिंग है। तुम बुरा नहीं मानेंगे, कुछ कड़े शब्दों में मैं बोलता हूं, तुम कंट्रोल बोर्ड पर बैठ करके डिवीजन का तुमको आइडिया नहीं, डिवीजन में काम नहीं किए होगे, किस स्टेशन में क्या लाइन है, क्या यार्ड है और क्या उसका स्ट्रक्चर है। तुम बैठ गए कंट्रोल में, तुमने गाड़ियां फंसा दी, तुमने बंचिंग कर दिया, यहाँ फंसा दिया, और ड्यूटी तुम्हारी 8 घंटे पूरी हुई, यहाँ से चल दिया, जाके घर में टांग फंसा के सो गया, और तुम्हारा फंसाया हुआ बंचिंग हम खोलते रहे, 12 घंटे तक हम बंचिंग हटाते रहे, और तुम जाके वहां बंचिंग करके बेड पर सोओगे। ये क्या है? ये गद्दारी है, ये बेईमानी है हमारे साथ, ये नाइंसाफी है हमारे साथ। तुम्हारा कुकर्म हम धोते रहे, हम साफ करते रहे। मेरे दोस्त, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत बार सस्पेंड हुआ हूं, चार्जशीट खाया हूं, रिमूव डिसमिस 14/2 करतार सिंह जी बोल रहे थे, ये शौर्य चक्र है। मैंने भी लिया है 9 साल 14/2, और इतना ही नहीं, बेईमानों के खिलाफ लड़ने में, गद्दारों के खिलाफ लड़ने में, और उनके सीने पर क्रांति की मोहर लगाने में मैंने भी हथकड़ियां पहनी और मैं भी जेल गया, बर्खास्त रहा। यूं ही नहीं, कोई इतना बेवफा होता है, जरूर उसके सम्मान और ईमान पर किसी ने चोट दिया होता है। इसलिए ये जो शब्द हैं, ये जो उद्गार निकल रहे हैं, ये घायल और चोट खाने की वजह से निकल रहे हैं। मेरे साथी, एलारसा क्यों पैदा लिया? क्या जरूरत थी एलारसा करने की? क्यों आज हम समस्तीपुर, बिहार उस कोने से चल करके आपके इस पंजाब में यहाँ आए हैं? क्यों आप लोग यहाँ अपना सारा काम छोड़ के रात की ड्यूटी करके यहाँ बैठे हो और फिर रात की ड्यूटी में जाओगे? ऐसा क्या यहाँ पर दे रहे हैं? कौन सा बागेश्वर धाम की पर्ची निकाल रहे हैं आपके भविष्य का? ऐसा तो कुछ नहीं यहाँ बट रहा है। लेकिन ये जो बैनर है, ये जो संगठन है, और ये जो हमारे सेनापति बैठे हैं, यह आपकी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहे हैं। मान्यता हमें नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के रजिस्टर्ड हम भी हैं, वो भी हैं, बड़े भाई भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए अलग से कोई रिकॉग्निशन का कानून भारत सरकार ने पारित नहीं किया।
हाँ, उनको मान्यता इसलिए मिली बोर्ड के आधार पर, रेलवे के एस्टेब्लिशमेंट रूल के आधार पर कि आपको हम एक एवेन्यू देते हैं निगोशिएशन का, आप आओ बैठो, हम उसके लिए कुछ सुविधा देते हैं, आप कर्मचारी प्रॉब्लम्स को रखो, बात करो। हम गैर मान्यता प्राप्त हैं, रेलवे की भाषा में हम अनरिकॉग्नाइज, और थोड़ा नीचे भाषा ले आइए लोकल, हम अछूत हैं, हमसे दूरी बनाते हैं, हमसे दूरी बनाया जाता है। रेलवे अधिकारी, आप लारसा वाले हो, आप तो अनरिकॉग्नाइज हो। अरे अनरिकॉग्नाइज है तो क्या हम विदेशी मूल के हैं? हम आतंकवादी हैं? हम क्या है? उपग्रह के लोग हैं, वहां से आए हैं, प्लेनेट से आए हैं, हम एलियन हैं? अरे हम तो लोको पायलट हैं। और जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें जान लेना चाहिए कि जब लालू प्रसाद जी रेल मिनिस्टर थे तो हिलारसा के लोग मिलने गए थे माननीय वासुदेव आचार्य जी सांसद के नेतृत्व में। आचार्य जी हमारे हर सवालों को बड़ी डंके की चोट पर संसद में रखने का काम करते थे। तो आचार्य जी ने कहा कि लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन से रेलवे बोर्ड मिलना नहीं चाहता है, रेलवे अधिकारी मिलना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियन एक्ट से रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। रेल मंत्री जी ने 2 अगस्त 2005, 8 फरवरी 2005, 8 फरवरी 2008 का वो लेटर है, एज एंड व्हेन लोको रनिंग स्टाफ, ए सेक्शन ऑफ लोको रनिंग स्टाफ अगर आता है और अपनी ग्रीवांस को रखता है तो रेलवे प्रशासन उसको गंभीरता से सुनेगा, उनका ज्ञापन लेगा और एज पर रूल उसका डिस्पोजल करेगा। रेलवे बोर्ड ने कहा, और जो बोलता है अनरिकॉग्नाइज उसके मुंह पर यही मैं चिपका देता हूं। धनबाद में चल रहा था वो 36 घंटे वाला, हमको लगता है 2019 में, तो कहा कि नहीं अनरिकॉग्नाइज है, इसको यहां जगह नहीं देंगे, डीआरएम बिल्डिंग कैंपस में यहां पर इनको नहीं बैठने देना। हमने थोड़ी दूर जगह बना ली, वहां से बड़ा बड़ा हाई पावर हाई साउंड का माइक लगाया कि आवाज वहां तक पहुंच जाए, और वहीं से शुरू किया। 36 घंटे का अनशन था। मजिस्ट्रेट डिप्यूट हुए, मजिस्ट्रेट आए, बोले भाई आप लोगों से वार्ता हुई? हमने कहा नहीं, हम लोग तो अछूत हैं, हमको देखिए इतना दूर रख दिया है, हमसे कोई बात नहीं किया। तो कह रहा है अनरिकॉग्नाइज है आप लोग। हमने वही लेटर दिखाया। इतना ही नहीं, उसी वक्त रेलवे बोर्ड ने एक लेटर भेजा था लेबर मिनिस्ट्री को कि क्या अनरिकॉग्नाइज यूनियन एसोसिएशन रेलवे प्रीमिसेस में धरना प्रदर्शन अनशन कर सकता है? क्या बताएं जनाब, लेबर मिनिस्ट्री के डायरेक्टर ने जूता को भिजा के चाशनी में और रेलवे बोर्ड के गाल पे मारा और लिखा कि रिकॉग्नाइज हो या अनरिकॉग्नाइज हो, भारत के संविधान सेक्शन 19(3) का सब रूल 1A-B-C के मुताबिक कोई भी संगठन अपना धरना प्रदर्शन अनशन रेलवे के काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए कर सकता है, या उसका फंडा कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। वो लेटर दिया, क्यों जब साहब वो लेटर जारी कर दिया, हमने वो भी लेटर उनको दे दिया। तब हमको बोला बैठो तुम, जीप में बैठाया, लेके गया सीनियर डीपीओ के पास और बोला ये क्या है? ये 2 लेटर इसमें दिखाया है, व्हाट इज दिस? क्या लिखा है इसमें? आप ज्ञापन नहीं लोगे, आप बात नहीं करोगे, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करेगा? अभी आएगा देखिएगा 2 दिसंबर, अभी वहां से जारी होगा रेलवे बोर्ड से रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 173, 174, 175 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या है इसके अंदर? 173 है कि बिना अधिकार के आप कहीं भी रेलगाड़ी को छोड़ के भाग गए। ये काम तो हम लोग करते नहीं हैं, या तो शटडाउन करते हैं या रिलीफ को चार्ज देते हैं। 174 कि आप रेलवे के संचालन में यात्रियों के जान के संकट को उत्पन्न करते हैं और वहां ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। ये तो हम करते नहीं हैं, पटरी खोलते नहीं है, फिश प्लेट खोलते नहीं है, बोल्डर रखते नहीं है, स्लीपर डालते नहीं है, ये क्राइम तो हम नहीं करते हैं। एक सीनियर डीओ ने कहा आप लोगों को शट डाउन कर दिया, आपने डीसीआर कर दिया, मालूम है आप पर 173 के तहत कार्रवाई हो सकती है। मैंने माइक लगा के डीआरएम बिल्डिंग पर उसको बोला कि मिस्टर एलाइड आईएएस 4 लाइन अंग्रेजी पढ़ के आए हो ना, 175 क्या तुम्हारा बाप पढ़ेगा? उसमें लिखा है कि रेलवे नियम के तहत, इस रेलवे एक्ट के तहत गाड़ी संचालन से संबंधित
जो संरक्षा सुरक्षा के नियम है, जानबूझकर अगर कोई उसकी अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ 175 के अंतर्गत कार्रवाई होगी और 2 साल के कारावास तीनों में। तो क्यों नहीं तुम पर 175 लागू होगा? इनवैलिड बीपीसी पे गाड़ी चलाते हो, ओवर ड्यू पावर गाड़ी चलाते हो, लास्ट व्हीकल की गाड़ी चलाते हो, तो तुम पर भी तो 175 के वायलेशन का केस बनता है। हमको 173 बता रहे हो, तो तुम भी 175 के अंदर तुम पर क्यों नहीं FIR कराया जाए? इसलिए मेरे दोस्त, एलारसा वाला वकालत करता है, वकालत एक से एक लीडर है एलारसा के लोग, इसलिए वो हमसे बात करने से डरता है। प्रसाद साहब कहा करते थे, सांप को देखकर, विषैले सांप को देखकर जितना भयभीत आप होते हो, जितना आप डर के भागते हो, सांप उतना ही आपसे डर करके भागता है, उतना ही भयभीत होता है कि जिसको मौका मिलेगा वो पहले हमला कर देगा। इसलिए वो भी फन उठा करके फुफकार मारता है। यही हाल ये रेलवे के अधिकारियों का है कि आपको देखते ही पहले फुफकार मारता है, सस्पेंड कर दूंगा, चार्जशीट कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। अगर आप डर गए तो हो सकता है फुफकार से काट ले, और अगर आप अड़ गए तो फिर वह बिल के अंदर चला जाता है, वो भीतर घुस जाता है। अब बहुत से ऐसे विषैले सांप को उसका फन कुचलने का काम किया, भले ही अब कभी लगी, बर्खास्त हुआ, जेल गया, लेकिन उसको औकात बताने का काम किया। क्योंकि हम केवल गांधी जी के विचारों पर विश्वास नहीं करते, हम भगत सिंह और सुभाष जी के उस सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं कि हमारे जैसे डेडिकेटेड कैडर को अगर गाली दोगे, अगर उसका अधिकार छीनोगे, अगर उसका नुकसान करोगे, तो हम भी तुमको चैन से रहने नहीं देंगे, चैन से जीने नहीं देंगे। बर्खास्त किया था तो 14/2 में 9 इयर्स सारे मुकदमे मैंने जीता, और मेरा ऐलान होता है उन दादाओं से, रंगदार अधिकारियों से, गुंडे अधिकारियों से। अच्छे अधिकारी रेल में है, नो प्रॉब्लम। बहुत ऐसे ईमानदार लोगों को मैंने देखा है, बड़ी दिल से, बड़ी सहानुभूति से रनिंग स्टाफ से बात करता। अरे आप लोग दिन रात जगते हो यार, इतना हार्ड ड्यूटी आप लोग करते हो, आओ आओ बैठो, क्या प्रॉब्लम है बताओ। ऐसे भी लोगों को देखा है, लेकिन ऐसे चोर, ऐसे हरामखोर लोगों को भी देखा है जो सबसे बड़ा भ्रष्ट है। सिलेक्शन में कलेक्शन, घूस, ट्रांसफर, पोस्टिंग सब में पैसा लेता है, और आप जाओ तो बड़ी रंगदारी और बड़ी दादागिरी से बात करता है। अभी एक नजारा यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखे होंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर DDU DRM ऑफिस का, जहां की कैसे अधिकारियों को उनके ससुराल वाले माला पहना कर, कड़ी पहना के लखनऊ लेके चले आए थे। ऐसे मैंने बहुत से चोर को देखा है। बड़ी गरजता था चैम्बर में, बहुत हड़काता था, रावत सस्पेंड हो जाएंगे, रिमूव डिसमिस हो जाएंगे। पता चला किसी को कानपुर में पकड़ा, किसी को हाजीपुर में पकड़ा, किसी को पटना में पकड़ा, किसी को जयपुर जोधपुर में पकड़ा। मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद कि कम से कम ऐसे बैक्टीरिया वायरस को आपकी CBI उठा रही है। अरे अच्छे लोगों को भी भीतर घुसा रही है, लेकिन कम से कम चोर बेईमानों को भी उठा रही है, इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे रेलवे में बहुत से रोज पढ़ते होंगे अखबारों में, अपने डिपार्टमेंट में। अरे रेलवे बोर्ड में बंसल जी, रेल मंत्री के भांजा महेश कुमार जी, करोड़ों करोड़ में टेंडर हुआ था वो ट्रैक्शन के इक्विपमेंट का। ऐसे बेईमान लोग अगर धमकी देगा एलारसा वाले को, हमको कानून बताएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है, आखिर हमारा ग्रेड पे लोको पायलट सेंटर से LPM तक 4200 क्यों रह गया? हमारा माइलेज का फार्मूला RSC 81 से जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सीनियर साथियों ने कुर्बानी देकर के जो फार्मूला लाया, वो क्यों समाप्त कर दिया गया? अरे सबका 25% बढ़ गया, हमको आंदोलन क्यों करना पड़ता है? 2012 में लड़े, 14 में लड़े, 16 में लड़े, हमको धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है, ये आज तक मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा कौन सा कसूर हमने किया है? हम सबसे मेहनती लोग हैं, हम इतना कमा के देने वाले लोग हैं। अभी नंबर ऑफ डेज और आवर्स पर देव साहब ने कैलकुलेशन दिया कि कितना कम वेतन हमको मिल रहा है। मैं एक और रिसर्च किया, सबको पता है, अगर RG में हम ब्रेकिंग करते हैं, डीजल में डायनेमिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिक में RG ब्रेकिंग, मैक्सिमम हमारे जो इंस्पेक्टर साहब लोग हैं, कौन इंस्पेक्टर, वो डुप्लीकेट नहीं, उसमें ओरिजिनल भी हैं,
इंस्पेक्टर साहब लोग काउंसलिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आरजी करिए, आरजी करके बिजली बचाइए। अगर एक लोको पायलट पर डे अपनी ड्यूटी में 100 यूनिट अगर बिजली वो बचाता है, महीने में 20 ड्यूटी करता है, 2000 यूनिट बिजली बचाता है। अब मल्टीप्लाई करो 60-70 हजार लोको पायलट से और कितनी गाड़ियां चलती है। अरे कितने हजार करोड़ रुपए तो हम बिजली बचा कर दिए हैं रेल मंत्री जी, केवल उसी का 2% हमको दे दो, 5%। ये कहने वाला कौन है रेलवे बोर्ड में? कौन कहेगा, कौन उठाएगा? जिनको ये जिम्मा दिया गया है। हमारे बड़े भैया चाचा लगेंगे मेरे, इसलिए प्रसाद साहब को भैया कहते थे मिश्रा जी, तो प्रसाद साहब के भाई मेरे चाचा हुए, तो ये चाचा जी ने रखेंगे वहां जेसीएम में, पीएनएम में। भतीजा यहां से चिल्ला रहा है, तो चाचा ये बात रेलवे बोर्ड को क्यों नहीं बता रहे हैं? हाँ, छोटे चाचा ने लिखा, रघुवैया चाचा ने लिखा कि आज जो लोको कैब में आपने जो डिवाइसेज लगा दिए हैं, क्या क्या डिवाइसेज लगा दिए? अभी अभी एक डिवाइस आया है R-, रेलवे ड्राइवर क्या वो एनालिसिस क्या सिस्टम, देव साहब सो गए क्या? R-, वो सामने में जो कैमरा लगा है और वो कहता है कि अगर आप 30 सेकंड तक अगर कंसंट्रेट नहीं है, ड्राइवर साहब आपका ध्यान किधर है? अगर आपने झपकी ली, ड्राइवर साहब आपने झपकी ली, ड्राइवर साहब आपने सिगरेट पिया, तो ये मशीन सीनियर डी के चैम्बर में और सीनियर डीपीओ के चैम्बर में उसके टेबल पे क्यों नहीं लगा कि सीनियर डीओ साहब आपने घूस लिया? तो बोलेगा आपने सिलेक्शन में कलेक्शन लिया, सीनियर डीएन के चैम्बर में लगने चाहिए, आपने टेंडर में 10% लिया। व्हाट इज नॉनसेंस? हमारे चैम्बर में लगा रहे हो। हम लोग रेलवे बोर्ड गए थे, मालूम है आपको, राहुल गांधी का नकली लोको पायलट, रील बनाने वाला लोको पायलट मैं ही हूं ना। सच बोलने के लिए गया और सोशल मीडिया में आया तो हमें नकली और फर्जी कह दिया आईटी सेल वालों ने। और जब राहुल गांधी जी ने वो तमाम वीडियो सामने रखे कि ये इतने लोको पायलट थे, ये सब नकली थे, ये सब फर्जी थे, तो फिर राहुल जी ने कहा, संसद में हंगामा हुआ, आप लोग देखे होंगे, पहली बार इतना बड़ा हंगामा हुआ था जब हमने कहा कि बोतल लेकर के मेल एक्सप्रेस में सुपर फास्ट में 6 घंटे में उसमें पेशाब करके हम लोग फेंकते हैं। ये शर्मनाक स्थिति, ये बड़ा वायरल हुआ था। तो रेल मंत्री जी को राहुल जी ने कहा कि फर्जी लोगों से मिलिएगा, नकली लोगों से, तो बोले हाँ मिलेंगे। तो फिर हम लोग वही टीम गए थे, फर्जी लोगों की टीम, जिसमें हमारे पदम सिंह गंगवार जी थे, सारे लोग थे। तो बातचीत चल रही थी वहां पर, उसमें हमने उनसे कहा कि सर आप जो ये CCVRS लगा रखे हो, सारे लोगों ने कहा, हमारे SP सिंह थे, राणा जी थे, आप कुछ मत करो, कैमरा रहने दो। तो बोला क्या प्रॉब्लम है आपको इस कैमरे से? आप लोग निगेटिव सोचते हो, इसका पॉजिटिव साइड तो देखो। अगर आप पे आरोप लगता है कि आपने कॉल आउट नहीं किया, आप सो गए थे, तो ये कैमरा का जो डाटा एनालिसिस ये तो बताएगा कि नहीं आप सही थे। हमने कहा साहब कोई गुनाह नहीं है, केवल आप इसको थ्रॉटल से या रिवर्सल से जोड़ दो कि जब ये आइडियल रहेगा तो डिस्कनेक्ट रहेगा, और जब हम रिवर्सल फॉरवर्ड करें या बैकवर्ड करें एक्टिवेट हो जाए। या फिर आप उसको MP से दे दो कि जब हम ट्रैक्शन लें तो एक्टिव हो, आइडियल करें इनएक्टिव हो। बोला अच्छा ऐसा सोचता हूं। कई डायरेक्टर खड़े थे, इसका बेनिफिट क्या? बोला इससे नुकसान क्या आपको? हम लोगों ने कहा कि साहब नाश्ता करते हैं, 1 घंटे से मालगाड़ी खड़ी है, थोड़ा सा रिलैक्स लेते हैं, जम्हाई लेते हैं, तो हम पे कार्रवाई होती है। और किसी शायर ने कहा है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो हमारी जम्हाई बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है रेलवे सेफ्टी का। तो बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। बोले OSD साहब को, अरे कल 68 DRM को लाइन पर लो। और मैं पूछता हूं आप हमको उदाहरण दीजिए, आप हमको दीजिए कि किसको चार्जशीट किया और किसको क्या किया। हमने ढूंढा, कुछ मिला, बहुत लोगों ने नहीं दिया। हम लोग ऑल इंडिया पे लिखे थे कि ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई चार्जशीट, ऐसा कुछ दीजिए पनिशमेंट जो नाश्ता करने के लिए, रिलैक्स में बैठने के लिए उसमें किया गया हो। कुछ मिला, हमने उनको दिया। बोले नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि
हमने 14,000 लोगों में 7,000 लोगों में एसी लगा दिया है। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रिपोर्ट कार्ड रखे थे, एक राहुल जी को दिए, अपने पास रखे। वो दोनों आदमी अपने बात कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। हमारे एसपी सिंह जी बोल दिए, सर एक्सक्यूज में कुछ बोलना चाहिए, बोलो। हमने एक सप्ताह में 700 लोगों का सर्वे किया एसीआर में, 183 लोगों में ही एसी हमने